चलिए आज हम लोग बात करेंगे उन टॉपर से जो डीके शॉर्टन क्लास में पढ़ते हुए अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने जो फाइनल सिलेक्शन ले लिया है, तो उनसे हम लोग अभी रूबरू होंगे और बात करेंगे कि इन्होंने जो सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने टाइम इनको क्या क्या प्रॉब्लम आया, कहाँ पे ये पोस्टेड है, ये सारा अपना ये बताएंगे और क्या क्या मतलब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा हम लोग अपने जो टॉपर्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं रिया से, ठीक है? चलिए रिया, आप बताइए कहाँ पोस्टेड है, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम रिया रानी है। मेरी पोस्टिंग दिल्ली में है, डीओपीटी में। मेरा सिलेक्शन एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 बैच से हुआ है। मेरी ज्वाइनिंग 12 अप्रैल 2023 में हुई है, 2024 में हुई है, सॉरी। करेंटली मैं डायरेक्टर के साथ अटैच्ड हूँ। पीआईबी में काम कर रही हूँ। थैंक यू। ओके, चलिए दिव्या अभी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए, कहाँ पे पोस्टेड है? मेरा नाम दिव्या कुमारी है। मैं अभी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड हूँ, दिल्ली। पहले मैं डीआरडीओ में पोस्टेड थी 2024 में। उसके बाद दिसंबर में मेरी सिलेक्शन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में हो गई। फिर मैं यहाँ ज्वाइन की हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ अटैच हूँ। चलिए कोमल शर्मा, आप बताइए कहाँ पोस्टेड है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम कोमल शर्मा है। मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग अभी जीएसटी कमिश्नरेट रांची में है और प्रेजेंटली मैं एज पीए टू द कमिश्नर वर्क कर रही हूँ रांची में। मेरी पोस्ट ठीक है, आगे बताइए जो भी आपको बताना है और बताइए। सर मेरी ये पहली पोस्टिंग है और मेरा ज्वाइनिंग जो है वो इसी ईयर नवंबर में हुआ है। चलिए अर्नब, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ पोस्टेड है और क्या कहाँ? सर मेरा नाम अंडा सिंह है। मैं अभी करेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली में हूँ। मेरा पोस्टिंग दिल्ली में है। मैं करेंटली अभी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में हूँ, अंडर में काम कर रहा हूँ। उसे हम लीगल सेक्शन भी बोलते हैं। हम सारे लीगल सेल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हमारा ये अभी काम चल रहा है। और सर मेरा सिलेक्शन 3 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली में। तब से मैं अभी वहीं पे पोस्टेड हूँ। चलिए ये तो हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि अपकमिंग जो 2026 का जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना? तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रिया से कि रिया आप क्या क्या मतलब जो आने वाले स्टूडेंट है 2026 में जिनका एग्जाम होगा, जो तैयारी करेंगे, उनको आप रिटेन में कौन कौन सा जो चैप्टर है या जो कौन कौन सा जो पार्ट है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए रिया। आवाज नहीं आ रहा है प्रभाकर सर। रिया का आवाज नहीं आ रहा है, इनका सारे लोग म्यूट हो गए हैं। प्रभाकर सर सारे लोग म्यूट हो गए हैं, तो कीजिए। हाँ, अब रिया बताइए। सारे लोग म्यूट हैं, देख लीजिए, चेक कीजिए। प्रभाकर सर एक मिनट, इधर से तो म्यूट कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, सब लोग म्यूट हो गए, एक बार चेक कर लीजिए। सर बात बता रहे हैं? तो सर मैं बता रही थी 2026 के लिए, तो जब से एडिक्विटी वैसे आया तब से तो थोड़ा पैटर्न में चेंज आ गया है। इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल की आने लगी है आजकल। पहले तो थोड़ा जीके अच्छा आता था, बट अब जब से एडिक्विटी आई है जीके भी अच्छा आ रहा है, इंग्लिश भी अच्छा आ रहा है और रीजनिंग का पैटर्न तो फिर भी ठीक है, जैसा पहले था उसी लेवल का है। तो रीजनिंग में तो फिर भी लोग स्कोर कर लेंगे, जैसे कि टेंस हो गया, बेसिक चीजें जैसे कि टेंस हो गया, नरेशन हो गया और एक्टिव पैसिव हो गया, ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मार्क्स उतना ज्यादा इंक्रीज होंगे और उतना ज्यादा एग्जाम में फायदा होगा। जितना ज्यादा मॉक देंगे, जितना जल्दी मॉक देंगे वो जरूरत नहीं है।
जरूरी ये है कि आप मॉक दे, उसका एनालिसिस करें अच्छे से। फिर जब आप दूसरा मॉक दे, उसके पहले आपने जो मॉक दिया है उसमें जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उसको आप पहले देख ले एक बार, उसके बाद ही दूसरा मॉक दे, तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। ऐसे मॉक रोज हम एक मॉक लगा रहे हैं पर उसका एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे, इससे तो ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं। बस मॉक लगाने से मतलब नहीं है, उसका एनालिसिस भी अच्छे से होना चाहिए। दूसरा जीके, तो जीके के लिए तो मतलब करंट अफेयर्स तो कम पूछे जा रहे हैं। पहले थोड़ा ज्यादा पूछे जाते थे, बट अभी करंट अफेयर्स थोड़े कम पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जीके में पहले जो क्वेश्चंस आते थे टीसीएस लेवल के, और अभी जो एडिक्विटी लेवल के आ रहे हैं, टीसीएस लेवल में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर थोड़ा ज्यादा रिपीट होता था, अभी एडिक्विटी में उतना ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन जैसे कि अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं अभी। तो एडिक्विटी लेवल के जो क्वेश्चंस है, जो करंटली जितने भी एग्जाम्स लिए हैं एडिक्विटी ने, उसके जितने भी जीके के क्वेश्चंस है आप वो रिवाइज कर ले कम से कम, तो आपको कम से कम पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस हिसाब से फिर आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके दिव्या, आप अभी रहिएगा क्योंकि अभी हम लोग और बातचीत करेंगे। ठीक है ना। दिव्या, आप बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा, और जो थोड़ा बहुत कम नंबर के चलते जो आप वेटिंग में थे, वो उसका कहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि कुछ नंबर से जो आपका वेटिंग शायद क्लियर हुआ ना, जो आप दिए थे उसी में वेटिंग में आपका क्लियर हुआ ना? हाँ जी सर। हाँ, उसके पहले आप DRDO ज्वाइन कर चुकी थी ना? जी सर। थोड़ा सा बताइए कि मतलब इंग्लिश में कौन कौन पोर्शन जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग सबके लिए कॉमन पार्ट होता है। रीजनिंग तो लगभग स्टूडेंट सही कर लेते हैं, तो ही चीज में अच्छा करना होगा इंग्लिश और जीके जीएस। और जीके जीएस में खास करके लोगों का कम परफॉर्मेंस होता है इसमें, ठीक है ना? तो इंग्लिश में ही बताइए कि इंग्लिश में और क्या क्या चीज लोग पढ़े ताकि उनका बेहतर परफॉर्मेंस हो। सर इंग्लिश में तो मेन वो कैप्स करना पड़ेगा, वो कैप्स क्लियर रखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा। रेगुलर एग्जाम्स टेस्ट वगैरह रेगुलरिटी बनी रहेगी तो वो फायदा करेगा ज्यादा, और वो गैप्स में ही मेन फोकस करना पड़ेगा सर। चलिए ठीक है। कोमल, आप बताइए कि आप प्रिपरेशन जो की है उसमें कौन कौन पार्ट आप जो है वो मेन ध्यान दिए जिसके वजह से आपका एकदम अच्छा मार्क्स आया, 170 के आसपास आप थे, तो कौन कौन सा पार्ट आप बेहतर किए थे, और लोगों को क्या सजेस्ट कीजिएगा कि कौन कौन पार्ट अच्छे से पढ़े ताकि वहाँ उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो? सर किसी भी एनिमी को कॉन्कर करने के लिए उसके फीचर्स का पता होना ज्यादा जरूरी होता है। तो हम तो यही हम तो पर्सनली यही फॉलो किए थे कि सिलेबस का बहुत थॉरो और डीप नॉलेज होना आपके पास जरूरी है, बट उसके साथ साथ आपको प्रिसाइज भी होना पड़ेगा। हम बेसिकली कोई भी चीज हम सरफेसियल नॉलेज पे नहीं गए थे, हम सब कुछ कोर से रूट से उठा के स्टार्ट किए थे। जैसे मेरे पास एक PDF का प्रिंट आउट होता था जिसको कि चैप्टर वाइज हम करते थे। ये हो गया, फर्स्ट चैप्टर दिए, ठीक है वो हो गया, सेकंड पे मूव ऑन किए, बट फर्स्ट को फिर रिवाइज करते हुए चले। और फिर ये इंग्लिश के लिए भी मेरा सेम था, हम सारे चैप्टर्स को 4 to 5 टाइम्स पढ़ के और उसको हर बार सॉल्व करते थे फ्रॉम प्रीवियस ईयर, या फिर जो भी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होता था उसके थ्रू। जीएस में भी हम कभी भी शॉर्टकट्स यूज नहीं किए थे। मेरा सारा जो सब्जेक्ट्स और सेक्शंस है उसमें वो सबको हम एकदम बेसिक से किए थे, मींस चैप्टर वाइज। अगर एंशिएंट कर रहे हो तो चैप्टर वाइज वो थॉरो पढ़ के, तब फिर जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया था इतना हाई स्कोर करने के लिए। चलिए अर्नब, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था, कौन कौन पार्ट आप बेहतर किए जिससे आपका भी रिजल्ट 160 के आसपास रहा? ओवरऑल जो आपका स्कोर था 160 के आसपास था, तो थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट लोगों को क्या क्या जो है वो करना चाहिए ताकि एक 160 170 इजी वे में हो जाए। सर मेनली सारा स्कोरिंग सर अभी मेनली वही रहता है, रीजनिंग रहता है। रीजनिंग में आपको स्कोर करना पड़ता है, रीजनिंग में 45 46 आपको स्कोर करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद सर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे में 200 नंबर का इंग्लिश आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको थॉरली मेनली होता है सर लोग बेसिक नहीं पढ़ते हैं। बेसिक से पहले लोग एडवांस पढ़ना स्टार्ट करें तो बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद वो कैब के लिए बुक्स है, वो कैब कर लीजिए, तो सब फिर सिलेक्शन गारंटीड है। मतलब बस एक बार मेहनत करने की देर है, वो मेहनत ही से लोग भागते हैं, तो एक बार मेहनत हो जाता है तो फिर वो सब सिलेक्शन गारंटीड होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। ओके ओके, चलिए अब तो ये तो हो गया रिटन पार्ट। थोड़ा सा स्किल के बारे में रिया बताइए कि स्किल में जो बच्चा लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि सर बहुत टाइम लगता है, तो इस बारे में मतलब एक आपका भी ओवरऑल हमको याद है एक साल के आसपास आप पढ़े, फर्स्ट टाइम तो आपका भी नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम में आप भी क्लियर कर ली थी, ठीक है ना? तो क्या क्या प्रॉब्लम आप भी फेस किए थे? हमको याद है आप क्लास में एक बार कुछ बुक के बारे में आप हमसे पूछे थे, उस समय आप ज्यादा कंफ्यूज थी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा स्किल में कैसे फोकस करना चाहिए लोगों को, ये थोड़ा सा बताइए। कितना घंटा प्रैक्टिस करे ताकि 5 से 6 7 8 महीना होते होते इनका सिलेक्शन हो जाए? जी सर। सर बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को कि उनका प्री निकल गया है, तो और जितने टाइम में प्री और स्किल होता है उतने टाइम में वो स्किल का प्रैक्टिस करेंगे या स्किल की बेसिक सीख लेंगे और क्लियर कर लेंगे, पर ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको 1 साल का प्रैक्टिस चाहिए और आपको सीखने में 3 से 4 महीने लगेंगे कम से कम। बेसिक्स जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे स्पीड तो नहीं आएगा। 3 से 4 महीने बेसिक्स क्लियर करने में लगे थे मुझे तो, और जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तब तो हर स्ट्रोक मेरे को एक ही जैसा लगता था। और कभी कभी लोगों को मतलब लगता है बहुत लोगों को कि वो यूट्यूब से सीख लेंगे, पर पॉसिबल नहीं है यूट्यूब से स्किल सीखना। मैंने भी ट्राई किया था स्टार्टिंग में, पर पॉसिबल नहीं था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यूट्यूब से। फिर मैंने ज्वाइन किया क्लास, तो जब बेसिक्स धीरे धीरे क्लियर होने लगे फिर हम पैराग्राफ पे आए, धीरे धीरे छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हमने। फिर जब 6 महीने पूरे हुए तो हमारा सब मतलब हम फिर भी 60-70 की स्पीड में लिखने लगे थे धीरे धीरे, बट छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख रहे थे उस समय। फिर धीरे धीरे 6 महीने 7 महीने जब पूरे हुए तब हम 80 की स्पीड पे लिखना शुरू किया था हमने। फिर भी मिस्टेक्स बहुत होते थे, हमें ऐसा लगता था कि हम लिख ले रहे हैं, पर मिस्टेक्स फिर भी बहुत होते थे। 15% 20% मिस्टेक्स होते थे। पर धीरे धीरे 1 साल होते गया, 1 साल 1.5 साल हुआ। फर्स्ट टाइम में मेरा स्किल क्लियर नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम में जब मैंने दिया तो मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी थी कि हाँ ठीक है इस बार क्लियर करना ही है। तो सेकेंड टाइम में मेरा स्किल भी क्लियर हुआ। 80 का स्पीड वाला मेरा स्किल क्लियर हुआ था, 100 के स्पीड वाला तो नहीं हो पाया था। 100 के स्पीड वाला मेरा 13% का एरर आया था उसमें। और बट मैंने जब DSSB का एग्जाम दिया था तो उसमें मेरा 100 का स्पीड वाला भी स्किल क्लियर हुआ था उसके नेक्स्ट ईयर 2024 में। उसमें मेरा 100 का स्पीड वाला भी क्लियर होता, तो टाइम तो लगता है, टाइम के साथ साथ पेशेंस भी चाहिए। स्किल टेस्ट बिना पेशेंस के तो पॉसिबल ही नहीं है। और TC का जहाँ तक कि ट्रांसक्रिप्शन का बात है, तो ट्रांसक्रिप्शन तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। हाँ, अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो आप जब रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट एक दिन में कम से कम 2 पैसेज तो आप लिख ही सकते हैं, 2 TC कर सकते हैं, उसको मिलाइए, फिर उसमें जितने भी मिस्टेक्स है उसको क्लियर करिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए, तभी हो पाएगा तैयारी अच्छे से। मतलब प्रॉपर पैटर्न में करना पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं है स्किल निकालना, वो हो जाएगा। ओके ओके, चलिए अब कोमल शर्मा आप बताइए कि कोमल शर्मा लगभग 7-8 महीना में ये क्लियर कर चुकी है, ठीक है ना? मेरे यहाँ मुश्किल से ये 7-8 महीना ये क्लास की होगी, बेसिक टू सिलेक्शन, ठीक है ना? तो कोमल आप बताइए कि 6 से 7-8 महीना होते होते आप जो सिलेक्शन लिए उसमें क्या क्या ध्यान दिए, और आपको जो DK शॉर्टेन क्लासेस है उसमें क्या क्या आपको करवाया गया वो थोड़ा सा बताइए। क्योंकि होता है क्या ना, बहुत लोग को ये चीज बोलते हैं कि मेरे यहाँ से ऐसे भी स्टूडेंट है जो 7 से 8 महीना में सिलेक्शन तक पहुंचा दिए, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कब आप कोचिंग ज्वाइन किए थे, कब आपका सिलेक्शन हो गया, आप थोड़ा सा बताइए। सर कोचिंग तो हम ज्वाइन किए थे मिड ऑफ 2024 में ही, और जहाँ तक मेरा ये कम ड्यूरेशन का बात है, तो स्टार्टिंग में तो ये हाइपोथेटिकल लगता है इतने कम ड्यूरेशन में क्लियर करना, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट द थिंग इज दैट कि मेरा ये रिटन में अच्छे मार्क्स होने के कारण DK शॉर्टेन की तरफ से मुझे बहुत ही स्पेशल अटेंशन दिया गया था, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी हमको बताया गया था कि हमको किस डायरेक्शन में लगाना है, सो दैट हम अपना ये जो मार्क्स मेरा था उसको हम जस्टिफाई कर सकें।
तो जैसे कि ये जो स्किल का है, स्टेनो का शॉर्ट हैंड का स्किल, वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा वर्क करता है। आपको वहाँ आपका कान और आपका हाथ नहीं काम करता, आपका कान और आपका दिमाग काम करता है। तो वो सर इस तरह से इतना प्रैक्टिस करवा दिए थे कि मतलब सुनने के बाद हाथ खुद ब खुद चल रहा था। तो वहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसा लगा था कि वो जो हम लोग को ये केसी कैलाश चंद्रा का जो मैगजीन्स कराया जा रहा था, उन मैगजीन्स को मैंने एक लाइन को 11 टाइम्स प्रैक्टिस करा था, और वो भी विदाउट टाइम बाउंड। अगर सुबह का 4 भी बज रहा है तो हमको वो पूरा टीसी खत्म करना है, उसके बाद ही हम सो सकते हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा था, और यही रीजन है कि 6 to 7 मंथ्स में मेरा क्लियर हुआ था। चलिए दिव्या, आपका है दिव्या? चलिए दिव्या, आप बताइए कि देखिए बच्चों लोग को जो स्किल में जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा वो बताइए कि कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना घंटा रेगुलर बेसिस पे लोग प्रैक्टिस करें तो नो डाउट कि 7-8 महीना में भी ये स्किल पॉसिबल है, जैसा कि कोमल ने निकाला। थोड़ा सा आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम लगा क्योंकि उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है ना? तो आप कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग जो है प्रॉपर हर एक चीज कर दिए हैं। वहाँ थोड़ा सा हम लोग दूसरे के अंडर में पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा होता था प्रॉब्लम इस चीज को लेकर के। अब हम लोग तो प्रॉपर सारा चीज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मतलब थोड़ा सा बताइए कि मतलब स्किल में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए हम भी यहाँ ऑफलाइन सेंटर में लोगों को बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन डेली बहुत जरूरी है, लोग यहीं पे गलती करते हैं। थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन जब तक डेली बेसिस पे नहीं होगा, सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है। आप लोग भी ये सब चीज फील किए होंगे कि जब आप केसी में जैसे ही इन किए तो थोड़ा सा जो है आपको जो है ना ध्यान देना होगा कि लगभग जो है कि आपको मतलब डेली ट्रांसक्रिप्शन करना जरूरी है। जी सर, शुरू में हम लोग करते थे टीसी तो हमारा 50-60% एरर हो जाता था, तो लगता था कि हमसे कभी नहीं होगा। लेकिन वही प्री निकलने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ जाती है हमारी कि हाँ करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे एरर्स कम होते गए, और डेली 3-4 टीसी करना है। अगर कंटिन्यू विदाउट मतलब प्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, टोटली हम लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह शॉर्ट हैंड पे, तो फिर हमारी एरर्स कम होती चली जाएगी। तो 3-4 टीसी तो करना चाहिए अगर इस पे सिर्फ कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड पे। चलिए अर्नव, आप बताइए। अर्नव भी बहुत कम टाइम में ये भी क्लियर किए हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमको लगता है अर्नव बेसिक अपना कंप्लीट करके आए थे तो लगभग 3-4 महीना 4-5 महीना मुश्किल से 3-4 महीना मेरे इंस्टीट्यूट में ये दिए हैं। तो अर्नव थोड़ा सा ये बताइए, ठीक है ना, कि जो है वो क्या मतलब स्टेनो को निकालने के लिए ये जो आपने क्लियर किया उसमें जो है क्या ध्यान देना चाहिए? सर स्टेनो के लिए तो पहले तो सर सिर्फ मतलब आपके पास ही आना चाहिए सर। आप लोग जैसे टीचर्स है सर, आप लोग मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं। आप हो गए सर, प्रभाकर सर हैं, आप तो दोनों सर मतलब क्या आप बोले, हर बच्चे के लिए मतलब बहुत ही बड़े वैल्यूएबल चीज है। आप सर एक तो बारिश हो, आंधी हो, कुछ हो, आप लोग हर समय प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद सर फिर चाहे आप लोग ऑनलाइन मोड में भी क्लास देते हैं। आप तो सर देख भी रहे हैं कि बहुत सारा चीज डिफरेंशिएट भी हो गया, मतलब अच्छा हो गया है, बहुत बेटरमेंट हो गया है। अब तो बोर्ड सब लग गया है। तो सर आप लोग मतलब बहुत अच्छा है, मतलब शॉर्ट हैंड मतलब सर डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस दिया, टाइपिंग हो गया, कुछ हो गया सर, वो बेस्ट है। अब सर मेरा भी सर सिलेक्शन के पीछे बहुत बड़ा योगदान है आपका प्रभाकर सर का, दोनों का खासकर इतने कम टाइम में सर इतना अच्छा से हो जाना सकते सर, बस यही सर। चलिए अब ऐसा जो है ना कि हम लोग जो है अभी पूरा दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आ रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे। तो अब तो डिजिटल बोर्ड वगैरह का भी इशू था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग सारा चीज लगवा लिए हैं। तो मतलब हम लोग सारा चीज आ रहे हैं, ठीक है ना, कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस जिसमें जो लोग कंफर्टेबल हो हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद कि बच्चा लोग को जब भी आप लोग को जरूरत पड़ेगा हम आप लोग को लाइन पे लेंगे, ठीक है ना। जो भी कंफ्यूजन होगा कभी एक ऐसा टाइम रखेंगे। आप लोग भी तो अब सेलेक्ट हो गया, तो होता है कि टाइम का अभाव होता है, तो वजह से रिया ये लोग गई तो दोबारा फिर यहाँ ये लोग को टाइम दिला नहीं तो आ नहीं पाई। तो चलिए कभी फिर वैसा होगा तो आप लोग से मिलेंगे, ठीक है? सर। चलिए बाकी काम वाम ठीक ठाक है ना? हाँ सर, फिर हम शुरू से ही बोलते थे कि लड़कियों के लिए एसएससी स्टेनो एकदम बेस्ट है। काम का वर्कलोड नहीं रहता है,
देखिए काम लोड ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हो तो कुछ नहीं करना होगा, करना तो पड़ेगा ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब फील्ड वर्क नहीं है, आराम से ऑफिस में जाइए काम कीजिए, है ना? हाँ सर।